हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चे, आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन, यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। और ये सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आइए, जो कि आपके स्पेशली 1 से 5 और 6 से 8, यहाँ 6 से 8 लिखना भूल गए थे, और सितंबर 2026 के लिए होंगे जी। तो आइए देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले आप देखिए कि गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो किसे कहते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का नेचर क्या है? तो देखिए, अर्थात जिसका अर्थ है गणित केवल जोड़, घटाव, गुणा और भाग का विषय नहीं है, बल्कि तर्क, लॉजिक, पैटर्न, संबंध, रिलेशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और विश्लेषण, एनालिसिस का विज्ञान है। तो कुल मिलाकर के जो गणित की प्रकृति है वो यही है कि ये तर्क का विज्ञान है, पैटर्न का विज्ञान है, संबंध का विज्ञान है, समस्या समाधान का विज्ञान है, विश्लेषण का विज्ञान है। आइए जरा साहब इसको डिटेल से समझते हैं, इनकी मुख्य विशेषताओं को जी। तो इनकी मुख्य विशेषताओं में सबसे इंपॉर्टेंट है तार्किक विषय, लॉजिकल सब्जेक्ट। तो मैथ एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, इस बात को याद रखना चाहिए। गणित में प्रत्येक निष्कर्ष तर्क पर आधारित होता है, बिना कारण कोई उत्तर स्वीकार नहीं किया जाता है जी। आगे देखिए क्या कहता है कि उदाहरण के लिए यदि P बराबर Q है और Q बराबर T है, तो P बराबर क्या होगा? T होगा। चूंकि देखिए P अगर Q के बराबर है, Q और T के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो T के बराबर है। यह एक तर्क है जी। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्मबद्ध विषय, सिस्टमेटिक सब्जेक्ट। जो गणित है वो एक कर्मबद्ध विषय है, यानी गणित का प्रत्येक नया ज्ञान, ध्यान से समझिएगा, नया ज्ञान पुराने ज्ञान पर आधारित होता है। मतलब क्या है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहले संख्या का ज्ञान होगा बच्चों को, फिर जोड़ का ज्ञान होगा, जब जोड़ का ज्ञान होगा तब उसको गुणा का ज्ञान होगा, तब उसी को भाग का ज्ञान होगा जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ ये है कि गणित जो है एक सार्वभौमिक विषय है, यानी यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है? यानी गणित के नियम पूरी दुनिया में समान होते हैं। मतलब ये कि जैसे अगर 2 + 2 4 होता है, तो ये हर देश में समान है, हर जगह 2 + 2 4 ही होता है जी। चौथा है कि ये अमूर्त विषय है, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। मतलब ये हुआ कि जो गणित का कॉन्सेप्ट होता नहीं, गणित की कई अवधारणाएं दिखाई नहीं देती, केवल समझी जाती हैं। जैसे हम बिंदु, रेखा, कोण, ये सब जो है केवल एक अवधारणा है। हम ये अमूर्त है, हम इसको समझते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं पाते। कोण को हम देख नहीं पाते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर यह रेखा है, यह रेखा है, तो इसके बीच को हम कहते हैं कोण है, लेकिन ये बीच में जो खाली जगह है ये हमको दिखाई नहीं न दे रहा है जी। तो इसी को कहते हैं अमूर्त। जैसे हमने 5 ये संख्या को देखा है, पर 5 होता कैसा है ये हमने अभी तक नहीं देखा जी। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है कि समस्या समाधान का विषय। गणित जो है समस्या समाधान का विषय है। जैसे गणित के बच्चों को दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना सिखाता है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए जैसे 20 टॉफियाँ 5 बच्चों में बराबर बांटनी है, तो गणित में इसका समाधान हो जाएगा कि 20 टॉफी है, 5 बच्चों में बांटना है, तो 4-4 टॉफी करके पर बच्चे को पड़ेगा। इस तरीके से गणित के द्वारा आप जो है एक समस्या का समाधान कर लेते हैं जी। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, है ना। अर्थ है तथ्यों, नियमों और प्रमाणों के आधार पर ही सही निष्कर्ष निकालने की क्षमता को क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन कहते हैं जी। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आया क्या कह रहा है? तार्किक चिंतन क्या होता है? तार्किक चिंतन ये है कि तथ्यों, नियमों और प्रमाणों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालने की क्षमता को तार्किक चिंतन कहते हैं। इसकी खूबी क्या है कि यह जो है
इसमें जो है कारण और परिणाम को समझा जाता है, इसमें तुलना किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और फिर जाकर के जो है सही निर्णय लिया जाता है, फिर अपने उत्तर का जो है कारण बताना पड़ता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण क्या है देख लीजिए कि यदि सभी वर्ग आयत हैं तो क्या सभी आयत वर्ग हैं, तो उत्तर होगा कि नहीं। दुनिया का जितना भी वर्ग है, समझा कि नहीं, वो सब का सब जो है आयत है, लेकिन सब आयत जो है वो वर्ग नहीं है। तो ये कैसे जानते हैं हम, तो ये तार्किक चिंतन के द्वारा हम जानते हैं जी। जैसे ही अगर ऑप्शन में कहीं आपको तार्किक चिंतन दिखे ना, समझिए कि ये ऑप्शन सही है जी। आगे देखिए क्या कहता है, बच्चों के सोचने और तर्क करने के तरीके। एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो इसका अर्थ होता है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता और सीखता है। शिक्षक का कार्य केवल उत्तर देखना नहीं बल्कि यह समझना है कि बच्चा उत्तर तक कैसे पहुंचा। सिर्फ हमको आंसर देखना नहीं होता है, हमको एक शिक्षक के रूप में ये भी देखना होता है कि बच्चा उस उत्तर तक पहुंचा कैसे। अब इसमें देखिए क्या क्या मुख्य बिंदु है कि प्रत्येक बच्चे की सोच अलग होती है। कोई चित्र देखकर सीखता है, कोई वस्तुओं से सीखता है, कोई नियम बनाकर सीखता है ना। आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उत्तर से अधिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जैसे शिक्षक को यह देखना चाहिए कि बच्चे ने कौन सी रणनीति अपनाई, है ना। उत्तर तो बच्चा दे दिया, पर उत्तर देने से पहले उन्होंने जिस प्रोसेस को अपनाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर न देख करके उस पूरे प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि बच्चा उस पूरे प्रोसेस तक पहुंचा कैसे जी। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है कि बच्चों को गलतियां सीखने का अवसर है। यानी गलती से शिक्षक बच्चे की कठिनाई पहचान सकता है। बच्चा गलती करता है तो मैथ की दुनिया में ये एक सीखने का तरीका है ना। जैसे प्रश्न है कि 8 + 7 बराबर कितना होता है। बच्चा ए जो है वो कहता है कि 8 + 2 = 10, फिर 10 + 5 = 15। उन्होंने इस तरह जवाब दिया। लेकिन बच्चा बी क्या कहता है कि भैया 7 + 7 बराबर कितना हुआ, 14 हुआ। फिर वो कहता है कि 14 + 1 = 15 हुआ। तो बच्चा ए के जवाब देने का तरीका थोड़ा अलग है, बच्चा बी के जवाब देने का तरीका अलग है। तो क्योंकि बच्चा जो है सब अलग अलग तरीके से सीखता है और वो जवाब पाने का तरीका भी अलग अलग रखता है। तो दोनों के उत्तर सही हैं लेकिन रणनीतियाँ अलग हैं। आगे देखिए एक है मीनिंग मेकिंग, अर्थपूर्ण अधिगम। यानी गणित की जो प्रकृति है उसका एक भाग है अर्थपूर्ण अधिगम। यानी जो आप सीखते हैं उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। जब बच्चा किसी अवधारणा को समझकर, अनुभव करके और अपने जीवन से जोड़कर सीखता है तो उसे मीनिंग मेकिंग कहते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं जी। इसका मुख्य बिंदु क्या है देखिए कि रटने के बजाय समझने पर बल, वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण। जैसे उदाहरण ये कि 1/2 आधा समझाने के लिए रोटी या कागज को 2 बराबर भागों में बांटकर दिखाना। 1/2 कहीं पर 1/2 लिखा हुआ है तो बच्चा इसको जल्दी नहीं समझेगा। लेकिन अगर कोई रोटी है उसको आधा मोड़ दिए तो आप उसको कहेंगे कि ये जो आधा है इसी को 1/2 है कहते हैं, तो बच्चा उससे जल्दी समझ जाएगा। अगला देखिए क्या है, लर्निंग स्ट्रेटेजी, सीखने की रणनीतियाँ। शिक्षक बच्चों को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाता है। जैसे कॉन्क्रीट मेथड, ठोस वस्तुओं द्वारा बच्चे को ठोस वस्तु से समझाना चाहिए जो कि मूर्त में आता है। ये ठोस वस्तु किस में आता है, मूर्त में आता है। जैसे बच्चे को सीधे 5 समझाएंगे तो नहीं समझेगा, अगर 5 को गिट्टी लेकर के उसके सामने रख देंगे तो वो समझेगा अच्छा ये 5 है। जैसे कंकड़, ब्लॉक, पेंसिल, बीज आदि का उपयोग। उदाहरण 5 + 3 को 5 और 3 कंकड़ों से समझाना। आइए आगे देखते हैं कि पिक्टोरियल मेथड, चित्रों द्वारा, चित्र, चार्ट और आरेख का उपयोग। उदाहरण फलों के चित्र से जोड़कर सिखाना। इसलिए आप बच्चे की किताब देखिएगा, वहाँ 5 लिखा रहता है तो उसके सामने 5 चित्र लिखा रहता है ताकि बच्चे ये समझें कि 5 क्या होता है।
अब एक है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, प्रतीकों द्वारा, है ना, संख्याओं और गणितीय चिन्हों का उपयोग, जैसे 5 + 3 = 8। पहले तो बच्चे को आप मूर्त तरीके से सिखाए, अब उसको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझा रहे हैं, यानी प्रतीक के द्वारा कि ये 5 है और ये 3 है, इस तरीके से 8 हो गया। लेकिन इससे पहले आपने कैसे समझाया? आपने समझाया ये कि 5 गो गिट्टी को एक साथ रख दिया, फिर उसमें जो है 3 गो गिट्टी को एक साथ रख दिया और बच्चे से पूछा टोटल गिट्टी कितनी हुई, तो बच्चे ने कहा कि 8। तो इस तरीके से बच्चे को समझाना है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, खेल, पहेली, समूह कार्य, परियोजना के माध्यम से सीखना, है ना। बच्चे को एक्टिविटी के द्वारा समझाना, खेल के द्वारा, पहेली के द्वारा, समूह कार्य के द्वारा, और कोई परियोजना दे देना, कोई प्रोजेक्ट दे देना, उसके द्वारा समझाना। अब एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने के अवसर देना। शिक्षक की भूमिका इन सब में क्या होता है, तो वो देखिए। बच्चों की सोच और तर्क को समझना, केवल उत्तर नहीं समाधान की प्रक्रिया पर ध्यान देना, गतिविधि आधारित एवं बाल केंद्रित शिक्षण कराना। जी सब इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, यही सब एग्जाम में आता है जी। अगला देखिए क्या कहता है कि बच्चों को प्रश्न पूछने और अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना, गलतियों को सीखने का अवसर मानना। जी तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए एक टीचर को, है ना। यानी टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, वो खुद सवाल के जवाब नहीं बताता, लेकिन उसमें वो क्या करता है, सहयोग करता है ना। बच्चों को प्रश्न पूछने और अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चा कोई सवाल पूछा, उसको कहा वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और गलतियों को सीखने का अवसर मानना। अगर बच्चा कोई गलती को तो डांटना नहीं है, आप समझेंगे कि बच्चा इससे भी सीख रहा है, क्योंकि बच्चा अगर प्रश्न कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, तो इसका मतलब सीख रहा है जी। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर आगे चल करके जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी आपको कहाँ कोई दिक्कत होती है बताइए कमेंट्स करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।